नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्ती एंट्रेंस स्कूल में आपका स्वागत है। अगले तास में हमने दूसरा प्रकरण हिंदी में जो कहानी की शुरुआत की थी, उस कहानी में आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो अगले तास में हमने प्रकरण दूसरे के जो प्रथम भाग देखा था, अब हम दूसरा भाग की ओर चलते हैं। तो इस कहानी के नाम क्या है? तो आपको पता है कि बुढ़ी काकी, और इस कहानी के कर्ता कौन है तो वह भी आपको पता है कि प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ पे हमारा ध्यान हम आज के ज़माने के जो वृद्ध है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनकी ओर खींचा है, बराबर। तो बुढ़ी काकी इस कहानी में एक बुढ़ी वृद्ध स्त्री की बात की गई है। तो देखते हैं बुढ़ी काकी में थोड़ा कुछ रिवीजन करते और आगे चलते हैं। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी कि जो बुढ़ापा है वह फिर से एक बार बचपन के जैसा होता है, फिर से बचपन आता है वह बुढ़ापे में। तो बुढ़ी काकी में स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी, और स्वादेंद्रिय, उनके हाथ पैर और स्वादेंद्रिय, उनकी सभी इंद्रिय और हाथ पैर जवाब दे चुके थे, बराबर। तो बुढ़ी काकी की बात की गई है कि बुढ़ी काकी में स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी, यानी कि उनको स्वाद के सिवा और कोई इच्छा या नहीं थी, और उनकी सभी इंद्रिय और हाथ पैर भी जवाब दे चुके, यानी कि वह भी अशक्त हो गए थे। तो बुढ़ी काकी, उनके घर वाले कभी उनकी इच्छा से प्रतिकूल करते, या उनका भोजन का समय टल जाता, या भोजन की मात्रा कम होती, या बाजार से कोई चीज़ आए और उन्हें न मिले तब वह रोने लगती। उनका रोना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, देखिए कि यहाँ जो बुढ़ी काकी है वह कब रोती है। आपको यह भी सवाल पूछा जाता है कि बुढ़ी काकी कब रोने लगती है, तो आपको इस सवाल का यह उत्तर देना चाहिए कि बुढ़ी काकी 3 से 4 वाक्य में लिख सकते हैं कि जब उनके घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, यानी कि उनके घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई भी कार्य करे तब बुढ़ी काकी रोती थी, और उनका भोजन का समय टल जाता है तब रोती थी, या फिर भोजन की मात्रा कम होती तब भी बुढ़ी काकी रोती थी, और जब बाजार से कोई वस्तु आए और उन्हें न मिले तब बुढ़ी काकी रोती थी। और बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बुढ़ी काकी का रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति स्वर्ग सिधारे हुए कई सालों बीत गए, उनके बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे, बराबर। बुढ़ी काकी के पति स्वर्ग सिधारे हुए, यानी कि उनके पति की मृत्यु हुई, उनके कई साल बीत गए, और उनके बेटे भी तरुण होकर चल बसे थे, यानी उनके बेटे का भी मृत्यु हो गई थी। अब उनके भतीजे के सिवा और कोई न था। अब उनके भतीजे बुद्धिराम के सिवा बुढ़ी काकी का कोई न था, और बुढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद है, वह बुद्धिराम के नाम कर दी। तो बुद्धिराम कौन है? तो बुढ़ी काकी हमारे इस कहानी का मेन पात्र है। और जो बुद्धिराम का क्या कहा जाता है कि पंडित बुद्धिराम। तो बुद्धिराम बुढ़ी काकी का भतीजा है, और बुढ़ी काकी ने अपनी सारी जमीन जायदाद किसके नाम पे, सारी संपत्ति किसके नाम से कर दी थी? तो बुद्धिराम के नाम से कर दी थी। और बुद्धिराम ने भी इस जायदाद अपने नाम लिखाते समय बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वह सब वादे कुली डेपो के दिखाए हुए सब्जबाग जैसे थे। तो सब्जबाग यहाँ मुहावरे का अर्थ होता है कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना, उसे सब्जबाग दिखाना कहते हैं। तो बुद्धिराम ने भी ऐसा ही किया कि उनका जो कार्य सिद्ध कराना था, उन्होंने
अपने नाम पर बुढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम पर लिखवाने के लिए उन्होंने बुढ़ी काकी को लंबे चौड़े वादे किए और बड़ी बड़ी आशाएं दिखाई, जैसे कि काकी आप हमें अपना बेटा ही समझिए, हम आपको कभी किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम कभी आपको अपने बेटे की, यानी कि आपके जो बेटे तरुण होकर मर गए थे, चल बसे थे, तो उनकी कमी कभी आपको नहीं आने देंगे। हम भी आपको अपनी माँ की तरह ही आपका ख्याल रखेंगे, आपको कोई बात की कमी नहीं आएगी, बराबर। तो इसी तरह बुद्धिराम ने भी काकी की सारी संपत्ति जायदाद अपने हाथ लेने के लिए, यानी कि अपने पास लेने के लिए ऐसे सब झूठे वादे किए थे। लेकिन ये सब वादे कैसे थे? तो स्कूली डिपो के दलाल के दिखाए हुए सब्जबाग जैसे थे, यानी कि सब्जबाग दिखाना तो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी आशा दिलाना। और इस संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी। उस संपत्ति की वार्षिक आय, यानी कि उनसे जो भी पैसे मिलते थे बुढ़ी काकी की संपत्ति के, वह कम नहीं थी, लेकिन बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। देखिए, पहले ही करुणता आ गई कि इस संपत्ति की वार्षिक आय कम नहीं थी, लेकिन बुढ़ी काकी को पेट भर भोजन मिलना बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो माता पिता के ऐसे जो बच्चों का तो, लड़कों का तो बूढ़ों से विद्वेष होता ही है, लड़कों का तो बूढ़ों से विद्वेष यानी कि वैर होता ही है। लेकिन यहाँ तो माता पिता के रंग देखकर वो बुद्धिराम के लड़के काकी को और भी सताया करते थे। कोई उनको पानी की कुलियाँ करता तो कोई उनको चिटकी काट कर भाग जाता था, तो चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुलियाँ करता है। तब बूढ़ी काकी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। लेकिन यह बात तो सबको पता ही था, सब उनसे तो सबको अच्छी तरह से पता था, मालूम ही था कि बूढ़ी काकी जब कभी रोती थी तब वह खाने के लिए ही रोती थी। इसलिए इनके आर्तनाद और करुणता पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। समस्त परिवार में यदि किसी को बूढ़ी काकी से अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली का था। लाडली को बूढ़ी काकी से बहुत ही अनुराग, बहुत ही प्रेम था। किसको? तो लाडली को, बराबर। तो लाडली कौन है? तो लाडली बुद्धिराम की छोटी लड़की है। तो लाडली को बुद्धिराम से बहुत ही बूढ़ी काकी से अत्यंत प्रेम था, अत्यंत लागणी थी। क्यों? तो इसकी भी एक वजह बताई गई है कि लाडली जब कभी बाजार से उनके लिए कोई चीज़ आए, मिठाई या चबेना आए, तो वह अपने भाइयों के डर से बूढ़ी काकी के पास जाकर ही मिठाई खाती थी। क्यों? क्योंकि जो अपने घर ही वह खा लेती तो उनके भाई उनसे छीन लेते, इसलिए वह अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास जाकर ही खाती थी। बूढ़ी काकी की लोलुपता भी उसे बहुत महंगी पड़ती थी, लेकिन भाइयों की तुलना में वह कहीं सुलभ थी। तो लोलुपता यानी कि लालच, तो बूढ़ी काकी की लालच भी लाडली को महंगी पड़ती थी, लेकिन भाइयों की तुलना में वह सुलभ थी, यानी कि कुछ सरल थी। इसी वजह दोनों के स्वार्थ में अनुकूलता के कारण उन दोनों के बीच जो प्रत्यारोपण होते हैं। अब रात का समय था, शहनाई बज रही थी, गांव का बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से इस रसास्वाद संगीत का रसास्वाद कर रहे थे। तो रात का समय था, रात के समय पे बुद्धिराम के द्वार पे शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से यह रसास्वाद कर रहे थे, यानी कि यह संगीत सुन रहे थे। शहनाई बज रही थी रात के समय, तब गांव का बच्चों का झुंड है वह शहनाइयों के पास जाकर सुन रहे थे अच्छी तरह से। तो आज क्या है? तो बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया था। क्या है? तो बुद्धिराम का बड़ा बेटा, उनका नाम क्या बताया गया? तो मुखराम। आपको यह भी याद रखना है।
मुखराम कौन है? तो मुखराम बुद्धिराम का बड़ा बेटा। तो उनका तिलक है, घर में उत्सव है, स्त्रियां गाना गा रही है। जो घर में उत्सव होता है ऐसे उत्सव में स्त्रियां गाना गा रही है। तो बुद्धिराम का बड़ा बेटा मुखराम का तिलक है और घर में तिलक के कारण स्त्रियां गाना गा रही है। और उनकी वजह से क्यों स्त्रियां गाना गा रही है? तो इस मुखराम का तिलक का प्रसंग है, उत्सव है, इनकी वजह से स्त्रियां गाना गा रही है। और रूपा भोजन की प्रबंध में व्यस्त है। रूपा कौन है? तो यह भी आपको याद रखना है। रूपा तो बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा बताया गया है। तो रूपा कौन है? तो बुद्धिराम की पत्नी। तो रूपा मेहमानों के भोजन की प्रबंध में व्यस्त थी और कड़ाह में, भट्टी पर जो कड़ाह थे उनमें पूरियां कचौरियां निकल रही थी और बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी और इनकी घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। देखिए कि जो कड़ाह के भट्टियां पर कड़ाह में पूरियां कचौरियां निकल रही थी और बड़े पतीले में सब्जियां पक रही थी, घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे में बुद्धि काकी अपनी कोठरी में ये सब सुगंध बेचैन कर रही थी। वह सोचती है कि इतनी देर हो गई और मुझे क्यों कोई बुलाने नहीं आया। और वह कल्पना करती है कि उनकी कल्पना में पूरियां लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूरियां, उनकी तस्वीर उनकी कल्पना में नाचने लगती। वह सोचती कि जरा एक पूरी हाथ में मिले तो देखती कि कैसी है। और वह निश्चय कर चुकी कि मैं वहाँ जाऊँ और बड़ी कठिनाइयों से हाथ के बल पे वह रेंगती कड़ाह के पास आ बैठती है और कड़ाह के सामने आकर बैठती है। यहाँ आने पर उन्हें उसी प्रकार का संतोष हुआ जैसे कि भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बिठाने पर संतोष होता है। उसी तरह का संतोष बुढ़ी काकी को हुआ और इस बुढ़ी काकी यहाँ आ गई। तो अब रूपा की बारी आई कि रूपा कौन है? तो पहले भी कहा गया कि रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। रूपा अकेली थी, वो मेहमानों के भोजन के प्रबंध में वह अकेली थी, बहुत ही थकी हुई थी, झुंझला रही थी, कुटती थी, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास कभी भंडार में। इस तरह वह बहुत ही थकी हुई थी, झुंझला रही थी, कुटती थी, लेकिन क्रोध प्रकट करने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। ऐसे में उन्हें देखा कि बूढ़ी काकी कड़ाह के पास आकर बैठी हुई थी। तो जैसे ही मेढक केचुए पर झपकता है उसी तरह बूढ़ी काकी पर भी रूपा झपकती है और उन्हें झपटा कर कहने लगी, यह पेड़ है या भाड़, यह पेड़ है या भाड़। कि कोठरी में बैठे हुए आपका दम घुटता था, यानी कि कोठरी में बैठते हुए आपका दम घुटना, यानी दम घुटना तो आपकी मृत्यु होने वाली थी, क्यों आप कोठरी में नहीं बैठी? तो कोठरी में बैठे हुए आपका दम घुटता था, अभी तो मेहमानों ने भी नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगाया, तब तक आपसे धैर्य नहीं रहा गया। तो इसी तरह रूपा ने बुद्धि काकी को बहुत ही चिढ़ाया। कि क्या कहा रूपा ने बुद्धि काकी को? क्या कहा कि रूपा पहले से ही बहुत ही क्रोधित थी, क्योंकि वह थकी हुई थी, वह अकेली थी, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे, उस तरह से वह व्यस्त थी। वह क्रोध प्रकट करने का अवसर ही चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था। लेकिन इस वक्त उन्हें क्या देखा कि बूढ़ी काकी कड़ाह के पास जाके बैठी थी। तो वह उन पर झपकी। कैसे झपकी? जैसे कि मेढक कछुए पर झपकता, उसी तरह बूढ़ी काकी पर रूपा झपटती है और कहती है कि कोठरी में बैठे हुए आपका दम घुटता था, कि अभी तो मेहमानों ने भी नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगाया, तब तक आपका धैर्य न रह सका, यह पेड़ है या भाड़? तो बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और चुपचाप रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में जा बैठी।
उन्हें रूपा की बात का कोई दुख न था। बूढ़ी काकी को रूपा की बात का कोई दुख न था, उन्हें दुख था केवल अपने जल्दबाजी का। बूढ़ी काकी को किस बात का दुख था? तो अपनी जल्दबाजी का। क्यों? क्योंकि सच ही तो रूपा ने सच ही तो कहा कि जब तक मेहमान लोग न खा ले तब तक घर वाले कैसे खा सकते, बराबर। तो बूढ़ी काकी को रूपा की कोई भी बात का बुरा नहीं लगा। क्यों न लगा? रूपा ने बहुत क्रोध में आकर कह दिया था, लेकिन बूढ़ी काकी को रूपा की बात का बुरा न लगा, क्योंकि रूपा ने तो सच ही कहा था कि जब तक मेहमान लोग न खा ले तब तक हम के घर वाले कैसे खा सकते हैं। ऐसा सोचकर बूढ़ी काकी ने निश्चय किया कि अब जब तक कोई मुझे बुलाने न आए तब तक मैं न जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। मन को बहलाने के लिए लेट गई, यानी कि मन को शांत करने के लिए वह सो गई। और लेटे कर उन्होंने एक गाना गुनगुनाया, एक गाना गुनगुनाने लगी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में गई, रेंगती रेंगती गई और वहाँ जाकर सो गई, यानी कि लेट गई और एक गाना गुनगुनाने लगी। तो आप हमें पता ही है कि बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वह गाना गाते, भगवान के भजन करते। तो बूढ़ी काकी भी यहाँ एक गाना गुनगुनाने लगी। जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें गाते गाते देर हो गई, तब उन्हें सुना तो उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। तब उन्हें लगा, क्या लगा कि अब तो मेहमान लोग खा पी कर चले गए होंगे। बूढ़ी काकी को क्या लगता है कि जब बूढ़ी काकी गाना गाने लगी तब उन्हें पता नहीं कि कितनी देर हो गई, और उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई, मुझे गाते गाते बहुत देर हो गई। तो उन्हें सुना तो कोई मेहमानों की कहीं आवाज़ सुनाई न दे। तब उन्हें लगा कि अब तो मेहमान भी खा पी कर चले गए होंगे, और क्या रूपा भी चिढ़ाई है, तो क्या पता कि वह बुलाने न आए, मुझे ही जाकर देखना चाहिए। और उन्हें लगा कि 1 मिनट में उनके सामने पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ के साथ शक्कर और दही के साथ रायते खाऊंगी, ऐसे सोचने लगी। बूढ़ी काकी को कल्पना करने लगी, मंसूबे बांधने लगी कि 1 ही मिनट में मैं पूरियाँ कचौरियाँ के सामने जाऊंगी। वैसे सोचकर वह बड़ी कठिनाइयों से हाथों के बल से रेंगती रेंगती चौखट उतरती है। और मेहमान तब देखा तो हाय दुर्भाग्य, मेहमान लोग की मंडली अब भी खा रही है और कई लोग खा कर अपनी उंगलियां चाटते हैं, तो कई लोग तिरछे नेत्रों से देखते हैं कि और भी लोग खा रहे हैं या नहीं। क्या देखते हैं? तो बूढ़ी काकी बड़ी कठिनाइयों से अपनी कोठरी से यहाँ चौखट से उतर कर आंगन में आई, तो क्या देखती कि मेहमान लोग अभी खा रहे हैं, कोई लोग उनकी अपनी उंगलियां चाट रहे हैं। तो कोई खाकर तिरछे नेत्रों से, यानी कि देखते, चुपके से देखते कि और भी लोग खा रहे हैं या नहीं। और उन सब के बीच आंगन में बूढ़ी काकी आ गई। तब बुद्धिराम की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी। तब पहले रूपा ने देख लिया था, अब बुद्धिराम ने देखा। तो बुद्धिराम की नज़र बूढ़ी काकी पे पड़ी, तो बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर झपटा और उन्हें घिसटते हुए अपनी कोठरी की ओर ले गया और कोठरी में रख दिया, यानी कि धकेल दिया। बुद्धिराम को भी बहुत क्रोध आया। बूढ़ी काकी को मेहमानों के बीच देखकर वह क्रोध से लाल हो गया और तिल मिला गया क्रोध से, और उन्हें बूढ़ी काकी के हाथ पकड़कर घिसटे और उनकी कोठरी में दम पछड़ा दिया। तो बूढ़ी काकी अब अपनी कोठरी में जाकर रोने लगी, लेकिन उन्हें डर है कि मेहमानों के डर से वह रोती नहीं थी। इसलिए अब क्या होता है कि लाडली अब रात के 11 बज गए और लाडली
रूपा आंगन में सोई हुई थी, लाडली को नींद नहीं थी। लाडली पहले ही कल्पना कर चुकी थी कि लाडली को ऐसा लगता है कि अब सब लोग खा रहे हैं तो बूढ़ी काकी को क्यों सारी पूड़ियाँ या सारी कचौरियाँ नहीं देते, यह सोचती है। और वह यह भी सोचती कि अगर मेहमानों के पहले भी काकी को यह पूड़ियाँ देते तो क्या, भोजन देते तो क्या हो गया, या सबकी सब पूड़ियाँ, सबका सब पूड़ियाँ कचौरियाँ मेहमान खा जाएंगे। यह सब सोचकर लाडली दुखी थी। वह काकी को धैर्य देना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से वह वहाँ नहीं जा सकती थी। अब रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, मेहमान खा पी कर चले गए थे। लाडली को नींद नहीं आ रही थी। किस बात से नींद नहीं आ रही थी? तो लाडली ने अपने हिस्से की मिठाइयाँ नहीं खाई थी, अपने हिस्से का भोजन नहीं खाया था, बिल्कुल नहीं खाया था, वह रख दिया था काकी के लिए। इसलिए लाडली को नींद नहीं आ रही थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें पता चला कि अब उनकी अम्मा सो गई, तब वह अपने थाली लेकर काकी की कोठरी की ओर चल बसी। तो यहाँ पर भी काकी को ऐसा लगता है कि कोई उनका हाथ पकड़कर पहाड़ों पर ले जा रहा है और उनके पैरों में घिसट कर पहाड़ों पर ले जा रहा है। उनके पैरों से पत्थर टकरा रहे हैं और कोई वहाँ से उन्हें गिरा देता है, पहाड़ से उन्हें कोई पटका देता है, ऐसा लगता है। और अब से सचेत हुई तब उन्हें किसी की आहट सुनाई नहीं देती और तब उन्हें लगता है कि अब तो मेहमान लोग भी, तब वो मूर्छित हो गई थी कि बूढ़ी काकी, जब बुद्धिराम यहाँ पे बूढ़ी काकी को लाया तब वह मूर्छित हो गई थी। अब उन्हें पता चला, जब भान में आई तब उन्हें पता चला कि अब तो सब लोग खा पी कर सो गए। इसलिए वह निराश मन के संतोष के साथ वह फिर से लेट गई। बराबर। तो आज के लिए इतना, अब हम अगले ताश में मिलेंगे। बराबर।